बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बेसिकली दो इश्यूज़ हैं और दो मुख्तलिफ खबरें हैं जिनको मैं कोशिश करूँगा कि एक वी लॉग के अंदर आपसे उनके बारे में बात करूँ। एक तो IMF का जो प्रोग्राम है, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, उसमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि हमने IMF के साथ ये सिनेरियो डिस्कस किया है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने कि अगर ये जो निगरान सेटअप है इसमें के लिए नागुज़ीर हो जाए और उसको कुछ अर्सा एक्सटेंड करना पड़ जाए, यानी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 3 माह की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको पता है कि अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जाते जाते इस हुकूमत ने मरदमशुमारी को अप्रूव करवाया है, वो नोटिफाई हो चुकी है। अब वो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज करनी है, जिसके लिए कम अज़ कम 90 दिन, 100 दिन से लेकर 120 दिन जो है वो रिक्वायरमेंट है उनकी, कम अज़ कम ये रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर वो डीलिमिटेशन करेंगे। अगर वो डीलिमिटेशन करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स, फिर भी वो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो हल्के हैं, उनकी तयन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उसमें किसी कैंडिडेट को फ़ायदा और किसको नुकसान हो सकता है, फिर उसके बारे में एतराज़ात, उसको फाइनल करना। फिर जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन के प्रोसेस से मुराद ये है कि आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करते हैं। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद कैंडिडेट्स अपने कागजात सबमिट करते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, फिर उनको कंपेन चलाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो कम अज़ कम इस सारे प्रोसेस के लिए 2 माह, तो 4 माह इसके लिए, 2 माह इसके लिए, 6 माह कम अज़ कम जो है वो शायद डिले करना पड़े। तो अभी अगर आइंदा 48 से 72 घंटों में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं तो कम अज़ कम आज ये प्रोसेस अगर वो शुरू करें तो कम अज़ कम 6 महीने। इसका मतलब है कि इंतखाबात 2023 में होते हुए मुश्किल नज़र आ रहे हैं। जनवरी या फरवरी की कोई डेट आ सकती है। अब इस सारी सूरत हाल में दो चीज़ें मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरफ तो निगरान सेटअप के लिए बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर है बात। आज प्राइम मिनिस्टर और जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, उनके दरमियान एक फाइनल मीटिंग होनी है और तवक्को की जा रही है कि वो किसी न किसी नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। जो मुकाबला है वो जलील अब्बास जिलानी और दूसरा तसद्दुक जिलानी जो साबका जो है वो जज है, उनके दरमियान, और हफीज शेख साहब का नाम अभी तक मीडिया के ऊपर लिया जा रहा है। लेकिन उनकी सिफारिश वाशिंगटन से और शायद कोशिश है उनकी कि GHQ से भी हो, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग में उनका नाम नहीं है। लेकिन इस मुल्क में जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं शायद उस तरह से नहीं होती। बैकडोर पे शायद अभी तक कुछ मीडिया एंकर्स, कुछ मीडिया हाउसेस और वाशिंगटन मिलकर ये कोशिश करने में मसरूफ़ है विद द ब्लेसिंग ऑफ द IMF कि कोई उनकी मर्जी का बंदा हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो जलील अब्बास जिलानी है, ये बड़े इस टाइम सबसे मोस्ट लाइकली कैंडिडेट हैं। और अब देखना ये है कि इनको क्या वाशिंगटन की, चूंकि वाशिंगटन में ये सफ़ीर भी रहे हैं पाकिस्तान के, तो उनकी GHQ की और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी सबकी ब्लेसिंग से ये क्या एक मुत्तफिका कैंडिडेट के तौर पे सामने आते हैं, या शायद अगर ये प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज अपने हाथ से निकालती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अल्टीमेटली ये फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, दूसरी तरफ जो IMF है उसके साथ ये डिस्कशन हुई है कि अगर एक्सटेंड किया जाए टाइम फ्रेम को तो वो जो निगरान सेटअप है उसके साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं यहां पे ये वजाहत जरूर कर दूं
कि आईएमएफ का जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, जो इंडिकेटिव टारगेट्स हैं, वो केयर टेकर सेटअप के अंदर भी उन्हें पूरे करने पड़ेंगे। उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि हमें एक्सचेंज रेट के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उसकी टिंकरिंग करने की कोशिश की गई। आईएमएफ ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि उसके दरमियान और जो ओपन मार्केट है उसके दरमियान ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। 3 to 4% का फर्क है, उससे ज्यादा का फर्क की इजाजत नहीं है। उसकी मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको मॉनिटर करेगा और उसकी रिपोर्ट बाकायदा आईएमएफ को वीकली बेसिस पे शेयर की जाएगी। जहां पे हम लैग कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमने ये तय किया हुआ था कि हम रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान आईएमएफ के साथ शेयर करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने उसकी अप्रूवल दे दी है। कैबिनेट के पास उसको लेकर जाना था, थ्रू सर्कुलेशन गया है कि नहीं गया अभी तक आईएमएफ के साथ शेयर नहीं हुआ। 31 जुलाई की उसकी डेट थी, उसको हमने मिस किया है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमने ज़्यादा कोई मिस नहीं किया, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको फाइनलाइज करके आईएमएफ के साथ शेयर कर लें। कल मुसद्दिक मलिक साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि हमने ये तय कर लिया है कि जो गैस का सर्कुलर डेट है जो कि तकरीबन 1600 अरब रुपए के लगभग है, उसमें ओजीडीसीएल और जो जाइंट यूटिलिटीज़ हैं उनके डिविडेंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा और 400 अरब रुपए उसके ज़रिए जो सर्कुलर डेट है उससे रिकवर किए जाएंगे। लेकिन जो बात मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें वो काम करने की ज़रूरत है और सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो गैस का सेक्टर है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ से वो लीकेज शुरू हो रही है, जिसको यूएफजी कहते हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस, दूसरे लफ्ज़ों में जो गैस की चोरी है, उसको जब तक हम बंद नहीं करेंगे ये आगे से क्लियर करते रहेंगे और पीछे से वो दोबारा से पाइल अप होती रहेगी। इसके लिए मैं आपको अक्सर एक मिसाल देता रहता हूँ कि एक बाल्टी के अंदर एक छेद है और छेद में पानी डाल रहे हैं हम बाल्टी के अंदर, वो छेद से निकलता जा रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान का पावर सेक्टर और गैस सेक्टर इसी तरह से है कि टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से पैसे डाले जा रहे हैं, लेकिन नीचे से जो छेद है उसको बंद नहीं किया जा रहा और उसमें इस सेक्टर्स के अंदर काम करने वाले लोगों के मफादात हैं। जब तक उनके मफादात को हम तोड़ेंगे नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप करेंगे, ये चोरी रादर डकैती जारी रहेगी और ये इसका कतन हल नहीं है। इसमें आईएमएफ, खुसूसन वर्ल्ड बैंक, उनकी भी बहुत बड़े फ्लॉज हैं, वो इस सेक्टर को देखते हैं। पाकिस्तान की नाकामी नहीं है, ये इन बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी नाकामी है। तो एक दूसरी तरफ हमें, ये मैंने गैस और पावर सेक्टर की बात कर ली, हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आईएमएफ का टारगेट होगा फॉर एंड सितंबर वो एनआईआर का टारगेट है, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स। वो हमें जो इस टाइम तकरीबन कोई 14.4 बिलियन डॉलर्स पे है, इनको 14.5 बिलियन डॉलर्स तक लेकर जाना है और कोशिश करनी है कि रीपेमेंट्स भी करनी है लेकिन उनके अंदर मेजर ड्रॉप ना आए। इसके अलावा गारंटीज बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मैं आपको बता दूं, अभी चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो 5वां मंसूबा है जिसकी मालियत कोई 1 ट्रिलियन रुपीज़ है, 3 बिलियन डॉलर्स की उसकी है गारंटी, वो हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रूव की है। ये चाइनीज़ लोन के ऊपर गारंटी है और इसमें हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि अप फ्रंट वो सारी की सारी गारंटी नहीं दी बल्कि उसको ग्रेजुअल सॉवरेन गारंटी की अप्रूवल दी है कि जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट मटेरियलाइज होगा वैसे वैसे उसकी गारंटी को इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बेसिकली आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसकी जो शराइत है उनको सामने रखकर किया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सॉवरेन गारंटी का इशू मैं आइंदा चल के आपको बता रहा हूँ, ये एक मेजर इशू डेवलप होगा, इसके ऊपर एनआईआर मेजर इशू होगा। प्राइमरी डेफिसिट अगर खुदा न खास्ता एफबीआर का शॉर्टफॉल हो गया या हमारे एक्सपेंडिचर्स जो अखराजात हैं वो एक्सीड कर गए तो ये एक बड़ा मेजर इशू होगा। एंड सितंबर के टारगेट्स पूरे करने पड़ेंगे, इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आईएमएफ निगरान हुकूमत के प्रोलॉन्ग
टेन्योर चंद महीनों पे अगर मुश्तमिल हो और इस प्रोग्राम पीरियड के अंदर हो तो आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बेसिकली जो मैं बात कर रहा था, निगरान हुकूमत से आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अब चंद उन लोगों के नाम आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर जलील अब्बास जिलानी साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो सुल्तान अलाना जो है, जो बैंकर हैं, उनका नाम है सबसे पहले, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब का नाम है, तारिक बाजवा साहब का नाम है और इसके साथ साथ शबर जैदी साहब का नाम है। शबर जैदी साहब से मेरी बात हुई है कल, वो कह रहे हैं कि मेरी पर्सनल रीजंस हैं, शायद उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो कराची से शिफ्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये जो बाकी 3 लोग हैं इनके नाम है, मोहम्मद मियाँ सुब्रो साहब का नाम है, उनके लिए भी प्राइवेटाइजेशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉमर्स, टेक्सटाइल, इजाज़ गौर साहब जो कि टेक्सटाइल के बहुत बड़े टाइकून हैं, उनका नाम भी है। तो ये बेसिकली नाम है जो अंडर कंसिडरेशन है, जो बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए तो नाम डिफरेंट हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊँ, ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन होगी कि वो किस टीम को अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर रज़ा बाकर और बाकी लोगों के नाम आ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ एंकर्स डॉक्टर हफीज़ शेख साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनका नाम शॉर्ट लिस्टिंग में शामिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में किसी टाइम कोई भी चीज़ डेवलप हो सकती है, चूँकि उनके कनेक्शंस जो हैं वो वाशिंगटन, आईएमएफ और इसके थ्रू हैं। अगले चंद घंटे विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो जाएगा तो उसके बाद जो इकॉनमी की टीम है उसका इंतखाब भी बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जिनके बारे में आपसे बात करनी थी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।